आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, और ये हमारा लेक्चर आज लगभग जहाँ तक होगा शायद 16, 17, 18 नंबर का होगा, तो देख लीजिएगा जो भी हो। बट इससे पहले तक के जो लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, ये पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है, और शिक्षार्थी की विशेषताओं वाले इसके कंप्लीट पीवाईक्यू भी करवा दिए हैं। अब हम लोगों को यहाँ शिक्षण प्रभावक तत्व के बारे में आज अध्ययन करना है, और बस धीरे धीरे सिलेबस हो जाएगा आपका, ज्यादा नहीं है। ऊपर की यूनिटों में थोड़ा सा समय लगता था, अब तो जल्दी जल्दी होती जाएगा। तो शिक्षण प्रभावक तत्वों के बारे में पढ़ना है, और इनमें 4 तत्व हैं: शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। ये सभी को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपसे मुझे कहना है वो ये कि आप केवल लाइक करके और कमेंट करके बंद कर दे रहे हैं वीडियो, ऐसे ये बैच कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आप लोगों को यहाँ पर ये मालूम है कि अभी मैं लेक्चर बना रहा था, 10 मिनट का लेक्चर हुआ, लाइट चली गई, अभी भी लाइट चली जाएगी, अभी भी बंद हो जाएगा लेक्चर। तो इस तरीके से कई सारी सुविधाएं असुविधाएं हैं। सर की भी तबीयत खराब रहती है, तो जैसे तैसे आपके लिए यदि प्रोवाइड कर रहे हो और आपको पसंद आ रहा है तो देखिए और शेयर करिए, यदि नहीं आ रहा है तो मत करिए पसंद। कहिए सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ाओ, बंद करो, मैं और कहीं से पढ़ लूंगा। तो इस तरीके से ठीक से आप लोग पढ़िए और नोट्स बनाइए। काफी चीजें होती हैं आपको बताऊं पढ़ाने में, जब आप लोग पढ़ाएंगे तो आपको भी ये बातें समझ में आएंगी। तो ये ध्यान रखिए कि जो मैं आपको दे रहा हूँ क्वालिटी लेक्चर, 15-16 लेक्चर देखिए, मुश्किल से 10-12 विद्यार्थी देख रहे हैं, 10-12 के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरे यूपीएससी ऑप्शनल में 15 बच्चे हैं जिसकी फीस 20,000 है। तो इस तरीके से उनको ऑनलाइन असंस्कृत ऑप्शनल पढ़ रहे हैं इतने। तो यूजीसी नेट पेपर 1 तो पूरा भारत दे रहा है, हर विषय का दे रहा है, आप बच्चे नहीं इकट्ठे कर पा रहे हो, क्या बात है। चलिए कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और शिक्षक प्रभावक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षण और अधिगम आप लोग जानते हैं, शिक्षण मतलब होता है टीचिंग, इसी को पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले सिलेबस आपको रखते हैं यहाँ के, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए कि क्रम से सिलेबस पर चल रहे हैं। क्लियरिटी, सुव्यवस्थितता बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है शिक्षण और अधिगम। तो शिक्षण के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग एक व्यवसाय है जो मैं कर रहा हूँ। टीचिंग एक व्यवसाय है जो कि सामाजिक व्यवसाय जिसे कहा जाता है। टीचिंग एक सामाजिक व्यवसाय है, इसमें कोई गलती नहीं, वो नहीं है कि व्यवसाय कह रहे हो सर, हाँ है। तो ये एक सामाजिक व्यवसाय है, जैसे कि क्या है सामाजिक व्यवसाय आपका, और डॉक्टरी भी आपका सामाजिक व्यवसाय है। तो ऐसे ये टीचिंग भी एक सामाजिक व्यवसाय है। अब आप लोग सीख रहे हो, आप जो सीख रहे हो, यानी कि एक तो मैं पढ़ा रहा हूं, एक आप सीख रहे हो, जो सीखना होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अब इस जो शिक्षण कार्य है या जो सीखने वाला जो आप सीख रहे हैं, ये अधिगम कार्य है। इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं मुख्य, और मुख्य कारक होते हैं 5। ये मुख्य 5 कारकों के अब आप नाम लिखिए, और इन मुख्य 5 कारकों को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, पहला जो कारक होता है, उन्हीं में से ये सभी आ जाएंगे जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। पहला कारक होता है इसमें आपका शिक्षक। पहला कारक क्या है आपका, शिक्षक। शिक्षक आपका क्या करता है, टीचिंग को प्रभावित करता है। दूसरा कारक क्या होता है, विद्यार्थी, जैसे आप पढ़ने वाले, यदि विद्यार्थी नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे किसे, तो दूसरा होता है विद्यार्थी। पहला क्या हुआ, पहला हो गया शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा क्या होगा, तीसरी होती है शिक्षण सामग्री। क्या होती है, शिक्षण सामग्री, जो हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, शिक्षण सामग्री, और कैसे पढ़ाएंगे। शिक्षण सामग्री में जैसे कि क्या आती है आपको यहाँ पर मैं बता दूं, शिक्षण सामग्री में तो यहाँ पर आएगा मूलतः पाठ्यक्रम। आपका पाठ्यक्रम, आप किस चीज से पढ़ाओगे, तो यहाँ पर किस चीज से पढ़ाओगे, जैसे कि आपका यहाँ डिजिटल बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड मैं आपको कहाँ पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड वगैरह। ठीक है, आपको डिजिटल बोर्ड ही अकेला नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी और काफी चीजें चाहिए। जिस इस पर पढ़ रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर, जिस ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लाइटिंग सिस्टम है, काफी, ये सब शिक्षण सामग्री है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपका होता है शिक्षण सामग्री। इसके अलावा आपका यहाँ पर होता है, 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ ये लिखे हैं आपके शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, वेरी गुड। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग
मेथड, शिक्षण की विधि क्या है, हम किस विधि से पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ व्याख्यान विधि है, मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या है, रिकॉर्डिंग क्लासेस, शिक्षण विधि रिकॉर्डिंग क्लास के रूप में चल रही है। अब एक चीज और लास्ट होती है, वो होता है शिक्षण अधिगम वातावरण। ये आप लिख लीजिए, शिक्षण अधिगम वातावरण। शिक्षण अधिगम वातावरण यानी कि शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि और शिक्षण अधिगम वातावरण, ये सभी क्या करते हैं, शिक्षण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक का मूल कार्य क्या है। शिक्षक का मूल कार्य है कि वो आपको क्या करे, जटिलतम विषय को क्या करे, जटिलतम विषय को सरलतम स्वरूप में, सरलतम स्वरूप में आप तक पहुंचा दे। यानी किस तरह, जटिलतम जटिलतम व्यवस्था, जो भी जटिलतम कंटेंट है, जो भी जटिलतम विषय है, तो यहां लिखना विषय भूल गया, तो जटिलतम विषय को यहां विषय लिख लीजिए। तो जटिलतम विषय को सरलतम स्वरूप में जो प्रदान कर दे वही क्या है, टीचर है आपका। अब विद्यार्थी को क्या है, चूंकि विद्यार्थी समझ नहीं सकता है, जैसे कि आपको यही पढ़ना है, मान लो अपना यूजीसी का पाठ्यक्रम पढ़ना है, आपको पाठ्यक्रम पढ़ने से पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना आएगा तब ना जब आपको उसके बारे में पता होगा। आपको मालूम ही नहीं है थ्योरी क्या होती है और क्या चीजें हैं, तो कैसे आप करोगे। तो इसका मतलब महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है कि आपको चीजें नहीं आई, तो एक परिपक्व व्यक्ति है आपके पास, शिक्षक जो होता है वो परिपक्व व्यक्ति है, उसको चीजें मालूम है, उसको अनुभव है, आदि आदि। यहां विद्यार्थी ये हो गया। दूसरा क्या है, विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी भी बढ़िया श्रोता होना चाहिए। विद्यार्थी की भी चीजें ऐसी हैं कि जो चीजें प्रभावित करेंगी, विद्यार्थी का स्वास्थ्य उसकी शिक्षा को प्रभावित करेगा। अभी ये क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि विद्यार्थी से संबंधित क्या प्रभावित कर रहा है, तो विद्यार्थी का स्वास्थ्य कैसा है, उसका संज्ञानात्मक स्तर कैसा है, यानी कि बौद्धिक स्तर कैसा है, वो भी प्रभावित करता है। उस विद्यार्थी की आयु क्या है, उसकी आयु भी प्रभावित करती है उसके शिक्षण को। उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, वो भी उसके शिक्षण को प्रभावित करती है। यानी कि विद्यार्थी की आयु क्या है, आयु प्रभावित करेगी। आयु के साथ उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी कैसी है, वो भी उसकी प्रभावित करेगी। उसकी स्वास्थ्य कैसा है, वो भी प्रभावित करेगा। उसका संज्ञानात्मक विकास कैसा है, वो भी प्रभावित करेगा। ये सब विद्यार्थी की चीजें हैं जो प्रभावित करेंगी। यहां पर आगे शिक्षण सामग्री, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर के पास जैसे अभी मैं मान लीजिए भूगोल पढ़ाऊं, तो मुझे भूगोल के भारत का नक्शा दिखाने के लिए यहाँ भारत का नक्शा होना चाहिए। समझ में आ रहा, यानी कि क्लास में भी पढ़ा रहा है तो वहां, यानी कि ऑनलाइन में अपनी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, ऑफलाइन में अपनी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षण सामग्री हो। ऐसी शिक्षण विधि वो किस विधि से पढ़ा रहा है, कई पढ़ाने की विधियां होती है, जैसे कि आपसे मैं प्रश्न करूं या फिर आपको प्रश्न करें मुझसे और मैं उसका उत्तर दूं, तो इसको प्रश्नोत्तरी विधि कहते हैं। एक जो आपके आते हैं वो व्याख्यान विधि होती है, जैसे मैं आपको व्याख्यान प्रदान आऊं और आपको यहां पर आकर के व्याख्यान देना स्टार्ट कर दूं, व्याख्यान देकर के चला जाऊं, ये व्याख्यान विधि हो गया। इसके अलावा व्याख्यान विधि के अलावा एक संवादात्मक विधि होती है कि हम लोग बातें करते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी पढ़ने की विधियां होती हैं। तो कैसी शिक्षण विधि का आप कर रहा है, ये क्वेश्चन ये भी आया था कि देखो विद्यार्थी भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से होते हैं, इसलिए टीचर को विभिन्न प्रकार की टीचिंग मेथड आने चाहिए जिससे विद्यार्थियों में क्या कर सके, वह सामंजस्य कर सके और विद्यार्थी के अनुकूल उस शिक्षण विधि का अनुसरण करते हुए पढ़ा सके, कि जिस शिक्षण पद्धति से उस स्टूडेंट को समझ में आता है उस तरीके से समझा सके। ये बातें मुझे कभी सब कुछ समझना आती है, यदि मैं खुद टीचर नहीं बना होता तो। चलिए, शिक्षण अधिगम वातावरण, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम वातावरण, आप लाइब्रेरी में जाते हो, पढ़ने में मन लगता है, घर में पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, तो शिक्षण अधिगम वातावरण भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि जो इसमें कई सारी चीजें आ जाएगी कि प्लेग्राउंड हो आपके पास, वहाँ वातावरण सब मतलब प्रोफेशनल तरीके से टीचर भी आ रहा हो, टाइमिंग से हो, सभी अनुशासित हो, कई सारी चीजें होती हैं जो इसमें होती हैं।
अभी हम लोगों को इन सभी के बारे में पढ़ना है। अब आपके सिलेबस में क्या लगा है, आपके सिलेबस में क्या क्या, एक तो शिक्षक का नाम लिख रखा है, दूसरा शिक्षण सामग्री का नाम लिख रखा है, तीसरा आपका शिक्षक अधिगम के वातावरण की बात लिख रखी है। इसके अलावा आपका संस्थागत सुविधाएं, ये महत्वपूर्ण है। एक संस्थागत सुविधाएं वैसे तो इस सामग्री के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन इनको भी अलग से दिया गया है। संस्थागत सुविधाएं से मतलब ये होता है कि आपको संस्थागत सुविधाएं मतलब सरकार भी सहयोग कर रही है, पाठ्यक्रम कैसे बेहतर डिजाइन किया जा रहा है, आपको सरकार कैसे आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालय में पुस्तकें प्रोवाइड कर रही है, तो संस्था जो आपको आवश्यकता है वो कैसे प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सब भी होता है। तो ये मूलतः चरण होते हैं। अब हम सबसे यहाँ पर एक एक चरण पर बात करने की आवश्यकता है कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शिक्षक पर बात करेंगे कि शिक्षक में ऐसे कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो बेहतर अधिगम को पढ़ा सके। एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि इन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक महत्वपूर्ण है, शिक्षण सामग्री महत्वपूर्ण है, संस्थागत सुविधाएं महत्वपूर्ण है, या शिक्षण अधिगम वातावरण महत्वपूर्ण है? इन चारों में से, तो इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक है। समझ में आ रहा? तो ये भी एक बार क्वेश्चन बना। ये सब क्वेश्चंस जो बने हैं वो मैं आपको आगे कराने वाला हूं। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी चीज को और आगे ले चलेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बातें लिखते जाया करिएगा, बाद में ये सब बातें मतलब ये सब आप कहो कि ये सब लिखा हुआ नोट्स में मिल जाए तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा, क्योंकि आप जो विद्यार्थी नोट्स बना करके दे रहा है मुझे, वो यदि लिख के दे देगा तो मिल जाएगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर देखो, यही लिखा है कि जब हम शिक्षण और अधिगम समग्र रूप में लेते हैं तो इसके 5 अंग होते हैं, जो देख लिया। एक तो विद्यार्थी होना चाहिए, छात्र, शिक्षक होना चाहिए, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि और शिक्षण अधिगम वातावरण, ये 5 घटक होते हैं। अब यहाँ 5 घटकों की एक एक की चर्चा की गई है कि शिक्षार्थी से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण कारक होने चाहिए, आदि आदि, तो ये सब बातें हैं। लेकिन अभी हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लास्ट में इन सभी को भी करेंगे। सबसे पहले टीचर को लेकर के यहाँ पर हम लोग चर्चा करते जाएंगे कि टीचर में वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। एक एक को लेकर के यहां बात करेंगे। स्पष्ट दिख रहा है? चलिए, सबसे पहली बात क्या है कि विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, यानी कि डीप सब्जेक्ट नॉलेज। चूंकि पढ़ाना है और सब्जेक्ट का यदि अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करेगा, फिर आपको पढ़ाएगा कैसे? सरल जो जो खुद कंफ्यूज है वो कैसे पढ़ाएगा? तो सबसे पहले तो विषय का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए एक टीचर को। समझ में आ रहा? ध्यान रखना, शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण एवं अद्यतित होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अद्यतित होने का मतलब होता है अपडेट। टीचर आपको कई मिलेंगे, कई टीचर क्या होते हैं, एक बार पढ़ लिए फिर उन्हें अपडेटेड जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं, उन्हें करंट से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कई टीचर मुझे मिले हैं जीवन में। तो अद्यतित ज्ञान होना चाहिए, यानी कि विषय का नॉलेज भी हो, उसे समग्र आयाम भी आते हो और अद्यतित ज्ञान करता रहे, यानी कि उसमें अपडेट करता रहे। केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रहे वो, कि उसको जो किताब पकड़ा दी गई है सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा है। वो व्यवहारिकता और अनुप्रयुक्त ज्ञान भी आवश्यक है कि उस सब्जेक्ट की व्यवहारिकता क्या है। जैसे एक इकोनॉमी पढ़ाने वाला टीचर केवल आपको सैद्धांतिक बात कर रहा है और आपको व्यवहारिकता में कुछ बता ही नहीं रहा है, तो ये नहीं है। आपको उसको बताना पड़ेगा कि देखो महंगाई कैसे काम करती है। समझ में आ रहा? तो ये सभी चीजें उसको बतानी पड़ेंगी। यदि कोई शिक्षक गणित पढ़ा रहा है तो उसे अवधारणाओं की स्पष्टता होनी चाहिए, सूत्रों का प्रयोग आना चाहिए तथा उनकी उत्पत्ति भी समझनी चाहिए कि ये सूत्र कैसे बने हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं, जिससे कि वो आपको समझा सके। तो ये यानी कि विषय का सबसे पहले नॉलेज एक टीचर को आवश्यक है। तो आप लोगों को भी टीचर बनना है तो सबसे पहले तो ये चीजें पढ़ो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओगे तो पहले नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा आपको, यानी कि विषय का गहन नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, अब दूसरा क्या होना चाहिए, आपको यहां पर शिक्षण कौशल आना चाहिए।
ज्ञान है। मैंने कई लोग देखे हैं कि ज्ञान तो बहुत होता है, यूपीएससी वाले होते हैं विद्यार्थी, इतना सारा पढ़े रहते हैं कि बहुत ज्यादा नॉलेज होता है उनके पास, लेकिन क्या सभी लोग पढ़ा सकते हैं? नहीं। पढ़ाने के लिए स्पेशली आपको टीचिंग स्किल्स चाहिए, विद्यार्थी से जुड़ने की कला, पढ़ाने के नए नए मेथड, विविध प्रकार की विधियां, आपको अपने विषय को सरलीकृत करने के लिए अत्यधिक सरल और विविध क्षेत्रों से संबंधित उदाहरण, ऐसी कई चीजें, यानी कि टीचिंग कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचिंग कौशल क्या है, शिक्षण कौशल क्या है? यही जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये चीजें जो समझा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? यही टीचिंग कौशल ले रहे हो कि भाई कैसे पढ़ाना है। प्रभावी व्याख्याशाली व्याख्या, यानी कि जो बात वो बताए वो प्रभावशाली हो बच्चों को। नहीं यार, क्या मजा आ गया। उदाहरण देना, यानी कि सरलतम से सरलतम उदाहरण देना, चित्र प्रदर्शनों का प्रयोग करके, यानी चीजों को दिखा करके छात्रों को जिज्ञासा बढ़ाना कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। यानी कि अभी शुरुआत में जब मैंने आपको कहा कि ये 5 चीजें चाहिए, तो शिक्षक से संबंधित पढ़ेंगे हम लोग। अब हमने देखना स्टार्ट किया कि शिक्षक में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला, विषय का नॉलेज हो। दूसरा, शिक्षण कौशल हो। अब और सोचो और क्या होना चाहिए टीचर के पास। अभी हम 15 पॉइंटों की बात करेंगे कि टीचर के पास ये 15 होने चाहिए। तो इसमें देख रहे हो, अब उसको अच्छे से पाठ योजना बनाना आना चाहिए, यानी कि लेसन प्लानिंग। जो पढ़ा रहा है, जैसे मैंने कहा अब मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं कितना व्यवस्थित ढंग से पढ़ा रहा हूं, आपको रोज बता रहा हूं कि ये सिलेबस का इतना पोर्शन हो चुका है, इतना पोर्शन ये हो चुका है, आज ये करने वाले हैं। आने से पहले वो चीज बता रहा हूं, यानी कि पाठ योजना भी बेहतर व्यवस्थित तरीके से। मैं उदाहरण लिखता हूं, व्याख्या लिखता हूं, उदाहरण लिखता हूं, इसको इंग्लिश भी लिख देता हूं टर्म्स जहां आवश्यकता पड़ती है। तो पाठ योजना, लेसन प्लानिंग बनाना आना चाहिए। साथ ही समय का प्रबंधन भी आना चाहिए कि वो समय से चीजों को करता रहे। जैसे कि चीजें वो कह रहा है कि हम ये चीज पढ़ाएंगे तो लगभग इतने चीजें पढ़ा दी, समय प्रबंधन। ऐसी शिक्षण विधियों का चुनाव कि कब कौन सी विधि की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो आप लोग, जैसे अभी मैं ये थ्योरेटिकल पोर्शन जब पढ़ाता हूं तो आपको क्या करता हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूं कि इसमें समय बर्बाद ना हो, आप पढ़ सके। लेकिन वहीं पर जब मैं प्रश्नोत्तरी कराता हूं, प्रश्नोत्तर कराता हूं, तब मैं क्या करता हूं, लाइव आ जाता हूं और आपको संवादात्मक वीडियो देता हूं। क्या संवादात्मक पढ़ता हूं। वहां पर क्या होता है, वहां पर यह होता है कि आपको मैं पहले प्रश्न दिखाता हूं, कहता हूं भाई इस पर आप लोगों का क्या आंसर है। आप कहते हैं, कोई कहते हैं ए है सर, कोई कहते हैं बी है सर, कोई कहते हैं सी है सर, कोई कहते हैं डी है सर। फिर मैं बताता हूं नहीं सर, इसका आंसर बी है। और बी क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये नहीं। तो प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। तो ये महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। समझ में आया कि आपको क्या होना चाहिए कि शिक्षक को विभिन्न विधियों से पढ़ाना चाहिए। जैसे संवाद पद्धति, आपको मैं क्या, जब पीवाईक्यूज कराता हूं वो क्या है, संवाद पद्धति है। प्रयोगात्मक विधि, कि प्रयोग करना सिखाऊं कि चलिए मैंने पढ़ाया कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। खाद्य प्रसंस्करण करना मैं सिखा रहा, फूड प्रोसेसिंग, अब मैं फूड प्रोसेसिंग करके सिखाऊं, बताऊं। तो प्रयोगात्मक विधि हो गई। ऐसी सहकारी शिक्षण, यानी कि मिलकर के पढ़ना कि भाई आप लोग भी कुछ बताओ, मैं भी कुछ बताता हूँ। ये सहकारी शिक्षण, यानी कि सब मिल करके करेंगे, है ना, मिल करके पढ़ेंगे, आदि आदि का प्रयोग करना आना चाहिए। यानी कि बहुत सारी ये सब चीजें आनी चाहिए कि किस शैली में पढ़ाना है, कब किस शिक्षण विधि का करना है, पाठ्य योजना बेहतर बनाना आना चाहिए, समय प्रबंधन आना चाहिए, शिक्षण विधियों का चुनाव करना आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए मेरे भाई। चलिए अब और देखो यहां पर, अब क्या है, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर की बहुत महत्वपूर्ण है। कब वहां पर उसे स्वराघात करना है, कब उसे किसी चीज को तेज बोलना है, कब कम बोलना है, कब धीमे आवाज करनी है, कब तेज आवाज करनी है। इसे कहते हैं ध्वनि, यानी कि स्पष्ट बोले, जो बोले सरल तरीके से बोले, प्रभावशाली भाषा का अनुप्रयोग करे कि विद्यार्थियों को लगे कि ऐसे ही भाषा में करूंगा। तो स्पष्ट, सरल व प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करे, ध्वनि उसकी बेहतर हो, हाव भाव भी बेहतर हो, दृष्टि संपर्क, यानी कि
है ना, आई कनेक्शन, जब आप इंटरव्यू होते हैं तो आई कनेक्शन आदि काफी चीजें सिखाई जाती हैं। जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे तो आई कनेक्शन, हाव भाव कैसे रखने हैं, बैठना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, आदि आदि, ये सब चीजें हैं। अब आप ये देख रहे हो कि सर आपके पास आते हैं तो आपके सर अधिकतर प्रयास करते हैं कि बेहतर ठीक से कोट पैंट पहन के आए, कुछ प्रोफेशनल तरीके से, व्यक्तित्व प्रभावी लगे, आपको लगे कि ये मेरे सर हैं और मैं हूं, यानी कि मुझे सर के जैसा बनना है, आप अनुसरण करना चाहें सर को। मेरी भी इच्छा है कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊं, बेहतर कोट पैंट पहन के पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं। समझ में आ रहा? तो ध्वनि, हाव भाव, दृष्टि संपर्क प्रभावी होना चाहिए। उदाहरण, अच्छा शिक्षक कठिन विषय को सरल भाषा में समझा सकता है और छात्रों के प्रश्नों का धैर्य पूर्वक उत्तर भी देता है, यानी कि अच्छे से उत्तर देगा, सरल तरीके से उत्तर देगा, सरल भाषा का प्रयोग करके देगा। तो इसलिए उसे संचार कौशल आना चाहिए आपके लिए। इसलिए आपके पेपर में, यानी कि इसलिए आपके पेपर में संप्रेषण नामक यूनिट भी लगी है जिसमें संचार कौशल की बात की जाती है। तो वो भी हो गया। आगे चलते हैं। अब केवल भाई ये आवश्यक नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ लें और अपने विषय का ज्ञान दे दें, विषय का ज्ञान देना भी आवश्यक नहीं है। आपको सिखाना है कि आपके अंतर्गत कैसे मूल्य है, वैसे मूल्य विद्यार्थी भी आपका सीखे। जैसे कि मैं आपको पढ़ रहा हूं, मेरा JRF हो गया है, आप सबको मालूम है। मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या मिलने वाला है इस पेपर वन को पढ़ा कर करके? कुछ नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब आगे बढ़ जाएगा, आप लोग कहोगे YT आगे बढ़ेगा आपका। ठीक है जी, बिल्कुल YT आगे थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो लेकिन मेरा एक आंतरिक मन से जो खुद सोचना है कि विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कार्य किया जाए। मेरा तो हो ही गया है, अब और जो भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके कल्याण के उद्देश्य से कार्य किया जाए। यानी कि जैसे बौद्ध की महायान शाखा अपना तो कल्याण चाहती ही है और भी लोगों का चाहती है, ईश्वर चाहते हैं। यानी कि परोपकार की भावना, परोपकार फलंती वृक्षा आदि आदि। समझ में आ रहा? तो उसी भावना से आपका कि मूल्य परक, तो ये क्या है, एक परोपकारता का में आपके संत के अंदर मूल्य है। तो सर भी कहेंगे कि शिक्षक का व्यवहार नैतिक होना चाहिए, यानी कि नैतिक आचरण करे, सत्य बोले, सत्यता से करे पढ़ाए, मेहनती हो, संघर्षरत हो। अब आपको पता चल रहा होगा सर UPSC ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं। सर की एज 500 साल नहीं है, 96 एज साल के है सर। और सर UPSC ऑप्शनल भी पढ़ा रहे हैं, 21 साल से पढ़ा रहा हूं मैं UPSC के लिए। मैं UGC नेट संस्कृत का कंप्लीट बैच पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ा चुका हूँ लगभग। पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से अनुवाद भी पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत बोलना। तो इस तरीके से चीजें पढ़ा रही है कि आपको उसके संघर्ष मालूम है, जैसे सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठ कैसे, अनुशासनी कैसे है, अपने कार्य को कैसे करता है, उसके अंदर करुणा कैसे है, समानता की भावना कैसे करता है। मैं कोई भी विद्यार्थी होता है, आज तक मुझे किसी विद्यार्थी की जाति पता नहीं है, ना मेरी जाति किसी को पता है। कोई आए गौरव जी, सौरभ जी, सीमा जी, अंकित जी, ये जी, वो जी, मतलब नाम के अंग जी लगा के बस मैं बात करता हूँ, कभी किसी का नाम ही नहीं जानता। क्योंकि मूल्य परक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मूल्य परक दृष्टिकोण, मूल्य भी सिखाए, सत्यता, सत्यनिष्ठा से रहना है, नैतिक होना है, हिंसा नहीं करनी है, अनुशासन, करुणा, समानता, ये सब भी टीचर को सिखाना चाहिए विद्यार्थी को। और विद्यार्थियों को भी अनुसरण करना चाहिए। देखो सर कैसे मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी करना है। सर कैसे ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, मुझे भी पढ़ाना है। सर कैसे ईमानदारी से अपना लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, मुझे भी सर का ईमानदारी से लेक्चर स्टेटस लगाना है, शेयर करना है। ये सब मूल्य आपको सीखना है। उदाहरण, शिक्षक समय पर आए, अपना समय पर आए, अपने वादों का पालन करे कि जो सर उसने कहा है। देखो सर तो अपने वादों का पालन कर रहे हैं, लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने वादों का पालन करें, क्योंकि सर से सीखे ये बात। और सभी छात्रों के साथ निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करें। ठीक है, जैसे आज मुझसे एक विद्यार्थी बोला कि सर मुझे उस क्लास में आप अनुमति दे दीजिए, तो मैंने सभी विद्यार्थियों को फ्री कर दिया आज का क्लास UPSC का। मैंने कहा चलिए कम करिए, सभी लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि सभी से तरह निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करें, किसी से ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम, ये आपका नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ हम लोग तीसरा और चौथा पढ़ चुके हैं।
अब हम लोगों को मूल्य परक दृष्टिकोण, अब देखो यहाँ अब टीचर के अंदर कुछ चीजें भी होना चाहिए। कारण क्या है, कई प्रकार के विद्यार्थी मिलेंगे, तो टीचर के अंतर्गत धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेशेंस एंड टॉलरेंस होना चाहिए। अभी एसएससी का आंदोलन चला है जिस समय में ये लेक्चर बना रहा हूँ, और अभी वहां पर ये टीचर्स थे जो विद्यार्थियों के सपोर्ट में गए थे, तो अभिनय सर से क्या बोल रहा कि यदि उन्होंने कहा कि मैंने वर्दी पहन के छोड़ दी है, तो वो रहा मर्द होते तो ना छोड़ते। अब देखो उस समय पर क्या है, मेरे जैसा भी टीचर होता या कोई और टीचर ऐसा रहा होता, गुस्सा में आ जाता, ठीक है, और कह देता आप भी तो चाटने से नहीं छोड़ते हैं, आप लोग भी तो चाटते हैं तभी तो डटे हैं वहां, तो ऐसा कह सकता था। लेकिन उन्होंने वो हंसने लगे, कितना धैर्यता का और उन्होंने सहनशीलता का पाठ दिया, समझ में आ रहा। तो ये वाली बात है, तो ये धैर्य और सहनशीलता होना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के बच्चे आएंगे, कम बुद्धि होगी, किशोर अवस्था वाले, जो आपसे कुछ भी बोल देंगे। हमसे भी कई लोग बोल देते हैं सर आप तो लूट रहे हो विद्यार्थियों को, पैसे ले रहे हो इतने। अब उसे नहीं पता कि सर का डिजिटल बोर्ड कहाँ से आ रहा है, सर का वाईफाई कहाँ से जा रहा है, सर का लाइट कहाँ से आ रहा है, सर खा क्या रहे हैं, सर कोट कैसे पहन रहे हैं, आजीविका नाम की चीज भी नहीं है मालूम। ये सब चीजें भी तो होती है। तो देखो छात्रों की विविधता उसे समझ में आनी चाहिए, यानी कि जैसे बुद्धि का स्तर सभी छात्रों का अलग अलग होता है, रुचि अलग है, पृष्ठभूमि अलग है, तो सभी को समझते हुए सभी के साथ धैर्यता पूर्वक पालन करें। यदि कम बुद्धि वाला विद्यार्थी थी है, बुद्धि कम है, बुद्धि स्तर, तो सरल उदाहरण दे, उससे ज्यादा रुचि उसकी जिस क्षेत्र में हो उस रुचि से संबंधित क्षेत्र का उदाहरण दे। जैसे मेरे पास कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी आया तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पॉलिटी के एग्जाम्पल दूं, यदि कोई बात समझ नहीं आ रही। कोई लॉ का छात्र आया तो लॉ के एग्जाम्पल दूं उसे, इस तरीके से मेरा प्रयास रहता है। समझ में आया। तो सभी के साथ धैर्यता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण, यदि छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक को उसे डांटना नहीं है। ये बात ध्यान रखना, पेपरों में कमाए कि हम डांट करके बिठा लेंगे, नहीं भाई, डांटने के बजाय समझा कर मार्गदर्शन करे, तो मेरे प्यारे बेटा समझो, देखो इसको ऐसे करना है, कोई बात नहीं, गलती हो गया तो कोई बात नहीं, तो इस तरीके से हो, यानी कि धैर्य और सहनशीलता भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहां देखो, इसके साथ ही साथ क्या है, अब नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, यानी टीचर के अंतर्गत लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, तभी वो सिखा पाएगा कैसे मैनेज करना है किसी चीज को। अब मैं लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, विद्यार्थियों फिर लाइट चली गई है और आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, और इसके आगे हम आगे से समझेंगे लीडरशिप क्वालिटी से लेकर के। तो ओके मित्रों, धन्यवाद। देख रहे हो आप लोग इसी तरीके से समस्याएं आती है और आप लोगों को फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे मिलेंगे और अध्ययन करेंगे। तो आप लोग देखो शेयर जरूर करिएगा और स्टेटस पर लगाइए। कारण क्या है, सर बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ऐसे पिछले इससे पहले भी लाइट चली गई थी, रुक गया था, लेकिन ठीक है जो भी है। ओके मित्रों, धन्यवाद। आप लोग शेयर वगैरह जरूर करेंगे, फिर अगले लेक्चर में मिलती है।